मैनपुरी जनपद में भोगांव के भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा मैनपुरी का उपचुनाव स्वर्णिम इतिहास रचेगा। 67वें सांसद के रूप में आगामी 8 दिसंबर को रघुराज शाक्य की लोकसभा में ताजपोशी होगी। विधानसभा भोगांव से इस बार ऐतिहासिक लीड प्राप्त कर रघुराज शाक्य लगभग 2 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। जनपद की सभी विधानसभा सीटों पर इस बार भाजपा अपना परचम लहराकर समाजवादी पार्टी की पारंपरिक विचारधारा को ध्वस्त कर देगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, शिव कुमार दुबे, डॉक्टर मनोज दीक्षित, आशीष तिवारी, बॉबी मिश्रा, शिवम गुप्ता, अस्तेंद्र गुप्ता, सुनील राजपूत, गौतम कठेरिया, गौरव शाक्य, डॉक्टर राधा कृष्ण बौद्ध सहित आदि लोग मौजूद रहे। देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। कि आप सब प्रबुद्ध जनों के साथ बातचीत करनी है। 3-4 चीजें मुझे आप सबसे कहना है। वैसे सामान्य ढंग से जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि भोगांव विधानसभा से आप एक बड़ी लीड देने जा रहे हैं। ये सही मेरा आकलन है कि गलत है? अगर सही है तो दोनों हाथ उठा करके ऊपर बता दो जरा कि जो यह भोगांव विधानसभा की ऐतिहासिक लीड होगी, आप ये भरोसा रखिए कि ये जो लीड आप भोगांव विधानसभा में देने जा रहे हैं, मेरी इच्छा है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ से विधायक हैं, तो जनपद में सबसे बड़ी लीड होगी। बिल्कुल जरूर होगी साहब। लेकिन मुझे ऐसा 5 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी कोई विधानसभा नहीं लग रही है जहाँ से श्री रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को लीड नहीं दिखाई दे रही है। मेरा कोई गलत आकलन तो नहीं है? तीसरी बात मुझे ये कहना है कि क्या समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को वोट डालने का कोई भी फायदा, आपको कोई भी फायदा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? दोनों हाथ में कहीं कोई फायदा दिखाई दे रहा है क्या? ये सरकार में होते हैं तो गुंडाई करते हैं, और सरकार के बाहर होते हैं तो बगुला भगत बन जाते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिनको मिलने के लिए आप में से शायद पूरी लोकसभा तरसता रहा होगा, आज उनको लगता होगा ये कैसे सूरज जो है पूरब की जगह पश्चिम से उदय हो गया। लगता है कि नहीं लगता है? जो अपने भाई की चुनाव प्रचार के लिए आजमगढ़ न गए, अपने चचा मोहम्मद आजम खां की सीट पर 1 घंटे के लिए नहीं गए हों, गोला विधानसभा के उपचुनाव में अपने सपा प्रत्याशी के समर्थन में फोन से भी अपील न किए हों, आज वो मैनपुरी लोकसभा की गली गली क्यों घूम रहे हैं? और दूसरा, मैं जो मैनपुरी का इतिहास मुझे मालूम है, चूंकि मैं अभी सभा में भी ये कह रहा था कि अगर मैनपुरी के लोगों को मैं ये बताऊंगा कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी से चाहे परिवार के लोग उनके हों, चाहे इस जनपद के उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, उनकी गुंडागर्दी, उनके आतंक का जो कष्ट आपने झेला है या जो आपने चित्र देखा है वो मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन जब सपा की सरकार होती, पूरा प्रदेश गुंडागर्दी के मतलब तो एकदम पूरे जाल में फंसा लिया जाता है। जिस पुलिस से आज गुंडे अपराधी डर रहे हैं, वो वही पुलिस के अधिकारी, वही प्रशासन के अधिकारी, जब सपा की सरकार थी तो गुंडे और अपराधी से पुलिस डरती थी, प्रशासन डरता था। डरता था कि नहीं डरता था? आज कम से कम हम जानते हैं कि आप 2017 के विधानसभा चुनाव में हमें केवल आदरणीय अग्निहोत्री जी को विधायक बना करके भेजा था, हम लोगों ने मंत्री बना करके भेजा। इस बार भी आपने 2 विधायक बना के भेजा। हम एक मंत्री परिषद में हैं और आदरणीय अग्निहोत्री जी तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो हम सब मंत्रियों से भी हम मानते हैं कि हमसे भी ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं और वरिष्ठ हैं। इसलिए ये कह सकता हूं मैं कि आप उनको विधायक नहीं, आप डिप्टी सीएम से कम मत समझिएगा, इतना मैं आपको कह सकता हूं। तो जिस मैनपुरी के बारे में आप सब जानते, यहाँ मैं
सुनता था कि यहाँ अगर लोग दिन रात मेहनत करके अपने खेत में कुछ पैदा करते थे और बाजार बेचने के लिए लेकर के जाते थे और वापस अपने घर जाते समय अगर उनके पास 2 पैसा कैसे भी बेच करके जेब में आया तो रास्ते में लूट लिया जाता। सही है जी? सही है कि गलत है? जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं होगी और अगर हो गई होगी तो उसे कोई बचा नहीं पाया होगा। सही है ये? और कोई भी, चाहे वह गांव का सामान्य नागरिक हो, चाहे वो सरकारी कर्मी हो, किसी भी पद पर हो, चाहे कोई बड़ा व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, सबसे पहली जरूरत तो सुरक्षा है ना। अगर कोई सुरक्षित ही अपने को ना पावे और उसके पास बाकी सब कुछ हो जावे, यद्यपि केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और मैं आपको बता रहा हूं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा फिर भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत करके, बल्कि 400 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार केंद्र में बनाएगी। 2017 में हमारे 40 विधायक थे, लेकिन इसी प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, हमारे 325 विधायक हो गए। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हो गया और सबने ये मतलब सपा बसपा वाले, कांग्रेस वाले ये मान लिए कि अब तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी 64 सीटें जीते। अब 66 हो गए। 8 दिसंबर को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, 67 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। 2019 के चुनाव में जो शंका थी वो शंका को भी आपने एकदम धराशायी कर दिया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी प्रचार करने आए थे। क्या बताओ, मैनपुरी के लोग नहीं आए तो उनके सम्मान में नहीं आए। इसके बाद भी केवल 94,000 वोटों से सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद भी, और आज तो कोई गठबंधन है नहीं है। और सब संभावनाएं साफ मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि हर हाल में यहाँ पर लाखों वोटों के अंतर से आप सबके आशीर्वाद से रघुराज साकी जी की जीत तो होने जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बात मुझे और यहाँ पर आप सबसे कहनी है, विशेष तौर से कि बसपा यहाँ लड़ नहीं रही है और जो अनुसूचित वर्ग का मतदाता है सपा वाले उनको पैसे से खरीद लेंगे, इस प्रकार की चर्चा चल रही है। चर्चा है ना ये? अब ये चर्चा है तो इस चर्चा के बीच पहले तो हमने चुनाव आयोग को कह दिया है, मतलब अपनी ओर शिकायत कर दिया है कि इसकी जांच करे, अगर कहीं पैसे बांटने का और ये काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन फिर भी अगर चोरी छिपे वो पैसा बांटने में कामयाब होते हैं तो मैं विशेष तौर से मैनपुरी लोकसभा की एक एक जनता से, वो कोई भी, अपील करता हूँ, ये पैसा जो आपको बांटने के लिए लाए हैं ये कोई अपने खेत और में काम करके फसल पैदा करके पैसा इकट्ठा नहीं किए होंगे, वो इसी उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की गरीब जनता को योजना बना करके लूटे होंगे, तब उनके पास पैसा होगा। और अगर वह लूट की तमाम जांचें चल रही हैं, जब जांच के परिणाम आएंगे देखा जाएगा। लेकिन आज अगर वो पैसा बांटते हैं तो पैसा भी अगर देते हैं तो आप पैसा ले लो, मैं मना नहीं करूंगा, जाओ ले लो, लेकिन वोट मत देना। मतलब अब ये भी नहीं कि अच्छा पैसा ले लिया वोट नहीं दिया देख लेंगे, कर सकते हैं क्या ये? पहले तो ये होना नहीं चाहिए, चुनाव ये गलत है। लोकतंत्र में विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए और हमारी विचारधारा अगर मजबूत नहीं होती तो हम देश में हमारी सरकार नहीं होती, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं। हमारी विचारधारा सही है, हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करते। कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति अगर आवासहीन रहा होगा तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, और जिन्हें नहीं मिला है मैं आपको बता दूं अभी 9 लाख आवास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए फिर स्वीकृत कर दिए। अभी ये फिर हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र का है, नगर क्षेत्र का भी चल रहा है, आप सब जानते हो सब। तो गरीब कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं गरीब तक बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी दलाल के गरीब तक पहुंचाने का काम हो रहा है। दूसरा, जो गरीब आदमी बिना भेदभाव के
वह सारी सुविधाएं पा रहा है। अगर आवास मिल रहा है तो सारी बुनियादी सुविधाएं भी उसे मिल जाती हैं, शौचालय भी मिल जाता है, उसे उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिल जाता है, सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, और इलाज के लिए गोल्डन कार्ड मिल जाता है, और गांव का जो है उसको 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी उसके खाते में भेज दी जाती है। मतलब इतनी सुविधाओं के साथ आवास दिया जाता है। अब जो गरीब आदमी के जीवन में जहां उसको सर छुपाने के लिए एक छोटी सी कोठरी नहीं, तो उसे प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, तो हमारे प्रति मतलब नफरत दिखाएगा कि प्यार दिखाएगा, बताओ। यहाँ विशेष तौर से सपा वाले कहते हैं कि यादव और मुस्लिम वोट जो है वह उनका बंधक वोट है, उसको तो वोट देना ही पड़ेगा, वो भाजपा से बैर करता है। पहले ये सब पिछड़े वर्ग के लोगों को कहते थे कि पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग के वोट मिलना शुरू हुए कि नहीं मिलना शुरू हुए, पूरे देश में मिल रहा है। अनुसूचित वर्ग का वोट मिल रहा है। अल्पसंख्यकों में एक या डर पैदा करते कि मुसलमानों भाजपा तुम्हें खा जाएगी। अरे हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में 5 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ। हमारी सरकार खराब है कि जिसकी सरकार में रोज दंगे होते थे उसकी सरकार खराब है। तो ये दोनों के बीच के अंतर को आपको समझिए। भ्रष्टाचार हमारी सरकार खत्म कर रही है, कानून व्यवस्था हमारी सरकार सुधार कर रही है, सुशासन हमारी सरकार दे रही है, और सपा के पास न केंद्र में सरकार है न प्रदेश में सरकार है। और मैं पूरे विश्वास से आपको बता रहा हूं, ये इस कार्यकाल के बाद भी आने वाले 25 साल तक सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा मैनपुरी से समाप्त होने के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी पार्टी को क्यों उत्तर प्रदेश में स्थान देना? उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा चाहिए, सुशासन चाहिए, विकास चाहिए। हमारी बेटियां आप दिन में भी कहीं आ जा सकती है, रात में भी कहीं आ जा सकती हैं। ये सुरक्षा, हमारा व्यापारी दिन में भी आ सकता है, जा सकता है, रात में भी आ जा सकता है। आज कोई ऐसी घटना कोई करने का साहस कर सकता है क्या? बड़े बड़े अपराधी जेल में हैं, उनके खिलाफ पैरवी हो रही है, उनको सजा हो रही है, और पहले उनका संरक्षण होता था। हमारी सरकार में संरक्षण नहीं होगा। मेरी आप सबसे बहुत लंबी, चूंकि प्रबुद्ध जनों का ये कार्यक्रम है, और प्रबुद्ध जन सब कुछ समझते हैं, अपना वर्तमान भी समझते हैं, अपना भविष्य भी समझते हैं, और अपना ही वर्तमान भविष्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य समझते हो। और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी भाजपा ही जरूरी है, और देश के भविष्य के लिए भी भाजपा जरूरी है। और हिंदुस्तान, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की होती तो अगर आतंकवादी या पाकिस्तानी सैनिक उधर से गोली चलावे तो दिल्ली से आर्डर लो, तब आप आतंकवादियों को जवाब दो या पाकिस्तानियों को जवाब दो। लेकिन जब से मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी है, केवल इतना है कि पहली गोली आप मत चलाओ। अगर उधर से गोली चल जाए तो इधर गोलियों की गिनती मत करना, गोली का जवाब गोला से दे देना। इसके लिए बताइए ये परिवर्तन। अगर आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी तो कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। धारा 370 हट गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है। तमाम ऐसे काम, अभी हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, फिर हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से 8 दिसंबर को हिमाचल सरकार का चुनाव का भी रिजल्ट आएगा, और 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, वन साइडेड चुनाव है, मतलब दोनों राज्यों का, और मैनपुरी का भी रिजल्ट आएगा। रामपुर विधानसभा जो मोहम्मद आजम खान की है उसका भी रिजल्ट आएगा, वहां हमारे आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं। और खतौली विधानसभा से भी वहां का भी रिजल्ट, 3 चुनाव है, 2 विधानसभा 1 लोकसभा। और मेरा पूरा विश्वास है कि मैनपुरी लोकसभा को हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीत करके, और यह भी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, आप सब जिनसे भी बात करने के लिए जाइएगा उनसे वादा कर सकते हो कि जो विकास के काम है, जो जनता का अधिकार है, चुनाव के समय घोषणा नहीं कर सकते। आचार संहिता उसका पालन मेरे मीडिया के मित्र ने इसको चला देखा, लेकिन हम विकास में न तो कभी पीछे थे न कभी पीछे रहेंगे। मैनपुरी की जनता को जो अधिकार है वो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, या आपको हम भरोसा दिला। कोई यहाँ गिरे, कोई वहां गिरे, कोई कहां गिरे, कुछ पता नहीं चलता। सहमत है आप? अभी वो ज्ञान दे रहे थे, मैं अभी एक दिन अखबार बयान पढ़ रहा था, अखबार में भी आज पढ़ा, कल टेलीविजन पे भी देख रहा था।
शिवपाल जी इनको किस प्रकार से पहले श्री अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी से माइक छीन लिया, देखा, याद है कि नहीं याद है? फिर शिवपाल सिंह कुछ बोलना चाहते तो कैसे धक्का देने का काम किया। अब चाचा भतीजे एक हो गए। मैंने केवल इतना कहा भाई ठीक है, कोई अपने चाचा का पांव छुए अच्छी बात है, लेकिन चुनावी चाचा बना करके केवल चुनाव के लिए पांव छूना तो ठीक नहीं है ना। ठीक है, तो आने वाले समय में कोई अच्छी पिक्चर बनेगी। आप रघुराज जी से कह रहे थे कि रघुराज सिंह जी मेरे शिष्य नहीं हैं और इनको बहू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और वो चाचा थे राम गोपाल यादव जी के पुत्र अक्षय कुमार के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब आप समझ लो, अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी का प्रचार करने के लिए एक भी दिन मैनपुरी लोकसभा नहीं छोड़ रहे हैं, और उनका भाई चुनाव लड़ रहा था आजमगढ़ से, उसके लिए एक दिन भी समय निकालने का काम नहीं किए। यहाँ पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सर्व समाज से मेरी अपील है, सर्व समाज से